Hi everyone, once again. Let's start the session today. Welcome you all once again to Society of Educators Session 3 of Communication Skills Development and Learning class. A quick recap for all those who have not joined the session that we had earlier. हमने last time पढ़ा था skeleton crew क्या होता है? It is the minimum number of people required to run a business or a company or organization. कम से कम जितने लोग चाहिए होते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम skeleton crew कहते हैं, मिनिमम लोगों को. Then we learned about high key and low key. Low key is something that you love to do but you do it secretly. Low key एक ऐसा काम है जिसको आप करना तो चाहते हो और करते भी हो, पसंद भी करते हो उसको, मगर चोरी छिपे करते हो, आप चाहते नहीं हो किसी को पता लगे उसके बारे में. And high key is opposite of that. High key is something that you love doing but you do it openly. High key एक ऐसा काम है जिसको आप करते हो, खुलेआम करते हो और आपको पसंद है वो करना, उसको हम हाई की कहते हैं. Just let me know if my screen and my voice are clear, visible and audible. Just raise Yeah, it's clear and audible. thank you. Just keep your mic on mute. And then we understood the phrase live for something. Just give me 1 second, please. Okay, thank you, thank you. Thank you for letting me know in the chat. Then we understood the phrase live for something. Live for something हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई काम बेहद पसंद होता है. जैसे आई लिव फॉर पार्टी. मेरे को पार्टी करना इतना पसंद है, मैं जीता हूँ पार्टी के लिए, जिसको हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं ना, ये तो जीता ही इसके लिए है, ये तो जिंदा ही इसी काम के लिए है. इसको खाना पसंद है, ही लिव्स फॉर ईटिंग. ही लिव्स फॉर बर्गर. इसको बर्गर इतने पसंद है ये सारा दिन खाता रहेगा, ये जीता ही बर्गर्स के लिए, तो ही लिव्स फॉर समथिंग. हम ये फ्रेज यूज करते हैं. देन वी अंडरस्टूड इंटरव्यू स्किल्स के, इंटरव्यू का फ्लो कैसे जाना चाहिए और कैसे शुरू होता है. फ्लो ऑफ एन इंटरव्यू. टुडे विल कंटिन्यू दिस फर्दर कि हम जो इंटरव्यू के बेसिक रूल्स हैं उसको हम कैसे फॉलो करेंगे. हमने इसको एक्चुअली उल्टा स्टार्ट किया था. हमने इसका लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले उठाया था, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, और उसको हमने आंसर किया था फर्स्ट सेशन में. और उसके बाद हमने फ्लो उठाया लास्ट सेशन में, और आज हम देखेंगे कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए. और फिर हम देखेंगे इनको कंबाइन करके पूरा एक इंटरव्यू कैसे बनता है, और वो आपकी इंटरव्यू स्किल्स बनेगी. उसके बाद हम इसके थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन और उठाएंगे. आज तीसरा सेशन है, सिर्फ 7 सेशन तो हो रहे हैं. 7 सेशन के बाद नो मोर हिंदी, उर्दू और पंजाबी. रिमेंबर दैट एंड ट्राई टू डू द सेम थिंग. और सिर्फ इस सेशन के दौरान ही नहीं, आप अपनी लाइफ में भी ये चीज इंप्लीमेंट करो. हम आगे देखेंगे टीपीआई हम कैसे यूज करेंगे, और तो हम ये सारी चीजें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे. और हमने सीखा था प्रोनाउंसिएशन ऑफ लॉन्ग वॉल ए. अब ये जो है लॉन्ग वॉल ए, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे सेशन में तो कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर इसकी मैंने वीडियो अलग से डाल दी थी. I hope you all have seen or gone through that video. So let's start today. फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों की तरफ से. देयर इज समवन हु इज ओके. नीतीश, आई एम म्यूटिंग यू. देखो, एक रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे लोगों की वजह से, जिसमें से 4 नाम मैं स्पेसिफिकली लूंगा. देयर वाज नीलेश, देयर वाज देवेंद्र, देयर वाज अबू रूफे एंड देयर वाज शमीम, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर लिव्स फॉर और फॉर ए लिविंग, इन दोनों में क्या फर्क है. तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे. लेट अस सी लिव्स फॉर समथिंग क्या है. ये जैसे पुराने सेशन में भी हमने बताया था कि लिव्स फॉर या लिव फॉर वहां इस्तेमाल होता है जहां आपको कोई काम करना बेहद पसंद हो. इसका उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेशन या तर्जुमा सिंपल है, जीना. ये जीता ही बर्गर खाने के लिए है, इसको इतना पसंद है बर्गर. सो ही लिव्स फॉर ईटिंग बर्गर. इसकी एग्जांपल हम देखेंगे. आई लिव फॉर पार्टी. मुझे पार्टी करना पसंद है, मैं पार्टी के लिए जीता हूँ. यू कैन नॉट लीव दिस टीवी अलोन, यू लिव फॉर मूवीज. तुम ये टीवी अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम जीते ही मूवीज के लिए हो. मतलब इसको मूवीज देखना इतना पसंद है कि सारा दिन मूवीज देखता रहता है. हम उसको बोलेंगे यू लिव फॉर मूवीज. हम ये नहीं उसको कहेंगे यू वॉच मूवीज ऑल द डे. और एक और एग्जांपल है, आई ऑलवेज सी यू इन द जिम, यू लिव फॉर बॉडी बिल्डिंग. अब मेरा एक फ्रेंड है जो बॉडी बिल्डिंग करता रहता है हर टाइम, 24 घंटे उस पर बॉडी बिल्डिंग का ही भूत सवार है. बातें भी उसी की करता है मेरे साथ.
मेरे को आइडियाज भी उसी के देता है, और जब मैं उसको देखता हूँ वो जिम की तरफ जा रहा होता है या जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो मैं उसको बोलूंगा यू लिव फॉर बॉडी बिल्डिंग। लेकिन जो दूसरा फ्रेज है आज का वो है फॉर ए लिविंग। देखो, फॉर ए लिविंग होता है खर्चा चलाने के लिए या रोजगार के लिए। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना रोजगार चलाने के लिए, मेरे पापा इंजीनियर हैं अपना रोजगार चलाने के लिए, मेरी वाइफ डॉक्टर है अपना रोजगार चलाने के लिए, मैं एक दुकान चलाता हूँ अपना खर्चा पानी निकालने के लिए या रोजगार चलाने के लिए। तो इसी चीज को हम, इस फ्रेज को हम यूज करेंगे फॉर ए लिविंग। आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा लिव फॉर और फॉर ए लिविंग में। देखो, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर ए लिविंग, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अपने रोजगार के लिए या अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। आई हैव ए शॉप फॉर ए लिविंग, मैं दुकान, मेरे पास एक दुकान है खर्चा चलाने के लिए। इस सेल्स मेडिसिन फॉर ए लिविंग, वो दवाई दवाइयाँ बेच रहा है अपना खर्चा चलाने के लिए, या फिर ही ड्राइव्स ए बस फॉर ए लिविंग, वो बस चलाता है अपना रोजगार चलाने के लिए, अपने रोज बसर के लिए। सो इज देयर एनीवन हु स्टिल हैज एनी डाउट अबाउट लिव फॉर फ्रेज एंड फॉर ए लिविंग फ्रेज? दिखने में एक जैसे हैं मगर इनका इस्तेमाल बहुत अलग है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, खर्चा चलाने के टाइम आईएनजी साथ लग जाएगा फॉर ए लिविंग, और लिव्स फॉर या लिव फॉर सिंपल है कि आप बस उसी काम में मशगूल रहते हो, आपके सर पे सवार रहता है वो काम। तो यू हैव, इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट, लेट मी नो इन द चैट बाय रेजिंग द हैंड, और जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप इफ यू वांट। ओके, लेट्स मूव ऑन। कमिंग टू द डेली लेसन, लुक एट दिस पिक्चर। इसको देखो और समझो ये क्या है। हम आगे पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज और आई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बट try to get a glimpse of that session in this picture. Look at this dog. He is looking stressed. इसको स्ट्रेस सामने इसके मुंह पे दिख रहा है। लुक एट हिज आईज, इसको एंजाइटी भी दिख रही है। देखो, स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत माइनर सा फर्क है। स्ट्रेस होता है किसी सिचुएशन की वजह से परेशानी उठाना या परेशान होना, और एंजाइटी होता है कि आपको कोई परेशानी वरेशानी नहीं है, आपको कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन तब भी आप परेशान हो, दैट्स एंजाइटी। अब इसकी आंखें जिस तरह से मुड़ी हुई हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी बताता है। डॉग स्ट्रेस में अपना मुंह जो है वो जमीन के साथ चिपका देता है। दूसरी चीज, ये अकेला है इस टाइम, हमें इसके आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा। एंड द थर्ड थिंग, ही स्टक। ये फैजल, यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव रेज्ड योर हैंड फैजल, यू हैव एनी डाउट? आई डोंट थिंक। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो तीसरी चीज ये है कि ये जो डॉग है ये अकेला है और ये स्टक है इस घर में, ये बाहर नहीं निकल सकता यहाँ से, ये भाग नहीं सकता। तो ये चीजें हमें साफ दिख रही हैं इस डॉग को देख के। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मैंने कहा ना, ही स्ट्रेस्ड और ही इज एंजाइटी, इसको एंजाइटी है या स्ट्रेस है, ये अकेला है, आइसोलेटेड, एंड ही स्टक, ये फंस चुका है इस घर में। और इसके चेहरे से ही पता लग रहा है ही इज सैड एंड रेस्टलेस एंड लैक्स कंसंट्रेशन। देखो, इसका ध्यान ही नहीं है, इसको भी इस डॉग को हम कुछ भी करेंगे ना, इसको समझ में नहीं आएगी, ये बोलेगा नहीं कुछ भी, ये बार्क नहीं करेगा, ये भौंकेगा नहीं आगे से, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्लियरली शोज दैट he lacks concentration at this point of time and he is sad, he is restless, ये रेस्टलेस हो चुका है। इस जो फीलिंग होती है इसको हम कहते हैं कैबिन फीवर। और ये लॉकडाउन के टाइम में ये सबको होता है। कैबिन फीवर इज ए फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर स्टक इन ए बिल्डिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जब आप किसी जगह बंद हो जाते हो, अकेले होते हो या अकेला महसूस करते हो खुद को, उससे जो स्ट्रेस पैदा होता है ना आपको, उसको कैबिन फीवर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है रिएक्शन टू फीलिंग ट्रैप्ड एंड आइसोलेटेड इन अ बिल्डिंग फॉर टू लॉन्ग। एक ऐसी रिएक्शन जो आपकी एक फंसी हुई और अकेलेपन की फीलिंग से आए अगर आप किसी बिल्डिंग में फंस जाओ। एक और चीज है उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, उसको हम अभी पढ़ेंगे वो क्या है। क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है डर। देखो, फोबिक या फोबिया क्लियरली शोस डर, ये वर्ड जो है ना फोबिक, ये डर को रिप्रेजेंट करता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है एक एक ऐसा डर जो बंद कमरे की वजह से आपको लगे, ये उससे रिलेटेड है। और ये आज के टाइम में अक्सर सबको है। कैबिन फीवर हैपेंस टू एवरीवन, एंड
एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड कैबिन फीवर। आप पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो एक ही घर में, लेकिन आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा बाहर नहीं निकलो, आपको कैबिन फीवर हो जाएगा। ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक फीलिंग है। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई स्टार्टेड टू सफर फ्रॉम कैबिन फीवर आफ्टर आई वाज स्टक एट होम फॉर 2 वीक्स। मेरे को कैबिन फीवर महसूस होने लगा जब मैं अपने घर में 2 हफ्ते तक फंसा रहा। 2 हफ्ते के बाद मुझे कैबिन फीवर शुरू हो गया था। सेकंड एग्जांपल है इसकी। सम साइंटिस्ट थिंक दैट कैबिन फीवर इज लिंक्ड टू द फीलिंग ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया। मैंने अभी बताया क्लॉस्ट्रोफोबिक क्या होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक वो इंसान होता है जिसको बंद कमरे में डर लगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बंद कमरे का डर। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कैबिन फीवर क्लॉस्ट्रोफोबिया से रिलेटेड है, इससे लिंक्ड है। और इसकी एक और एग्जांपल है। ही लुक इरिटेटेड ऑन द वीडियो कॉल। वो वीडियो कॉल पे बड़ा इरिटेटेड सा लग रहा था, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। आई कॉल्ड हिम टू नो हिज वेयर अबाउट्स। मैंने उसको कॉल किया था उसका हाल चाल पूछने के लिए। वेयर अबाउट्स हो गया कि वो कहाँ है, कैसा है, उसका हाल क्या है। कहाँ है, कैसा है, किस हाल में, इसको वेयर अबाउट्स कहते हैं। एंड फाउंड दैट ही वाज स्टक एट द होटल फॉर ए वीक। और मुझे पता लगा कि वो होटल में एक हफ्ते से फंसा हुआ है। एंड वॉज फीलिंग कैबिन फीवर। और उसी एक हफ्ते की वजह से, फंसे होने की वजह से उसको कैबिन फीवर हो गया है। तो आई होप आप सबको पता लग गया होगा कि कैबिन फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स जस्ट ए फीलिंग और इट्स ए रिएक्शन टू द फीलिंग ट्रैप्ड एंड आइसोलेटेड इन अ बिल्डिंग फॉर टू लॉन्ग। आप किसी बिल्डिंग में बहुत लंबे टाइम तक फंस जाओ, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, आपको ऐसा लगेगा आप जेल में हो, आप बाहर नहीं जा सकते। ये जो लॉकडाउन में सारे लोग निकल रहे हैं ना बाहर, ये वही फीलिंग, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी मतलब ये इंसान का नेचर है, वो बंधा हुआ नहीं रह सकता। किसी को कुछ पूछना है इसमें? Anyone wants to ask anything? Okay, let's move on. Um, Second word is, look at this picture. ये कौन है? He's Spider-Man and we call him Amazing Spider-Man. Okay, ये अमेजिंग है। सेकंड इज, व्हाट आर दीज? जो कार्टून देखते हैं ना उनको एक बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर जो मार्वल के फैन है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, दीज आर फैंटास्टिक फोर। तो जो मतलब वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग दैट इज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। हम एक ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो अमेजिंग या फैंटास्टिक के लिए इस्तेमाल होता है, और उस वर्ड को हम बोलते हैं फायर। देखो, फायर का लिटरल मीनिंग होता है आग, मगर फायर का एक और मीनिंग होता है। जहां पर मुझे अमेजिंग, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ओवर ब्लास्टिक यूज करना है ना, वहां मैं फायर वर्ड यूज करूंगा। इसका कॉमन लैंग्वेज में मतलब होता है गजब, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। जहां पर मुझे बोलना होता है ना ये चीज तो बड़ी गजब है, ये तो बस जहर है, ये चीज बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, ये तो बहुत ही बढ़िया है। So we use the word fire to express that feeling or express that amazing thing. इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट इज सुपर्ब, फैंटास्टिक और अमेजिंग। अब एग्जांपल देखो इसकी। द टी शर्ट यू आर वेयरिंग इज फायर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो टी शर्ट पहनी है उसको आग लगी हुई है। इसका मतलब है द टी शर्ट यू आर वेयरिंग, द टी शर्ट जो तुमने पहन रखी है वो बहुत गजब है, या बहुत जहर है, बहुत आला, बहुत उम्दा। सेकंड इज द फूड इन द वेडिंग वॉज फायर। वो खाने को आग नहीं लगी थी, वो खाना बहुत जबरदस्त था। एंड थर्ड वन इज माई न्यू मोबाइल हैज गॉट ए लॉट ऑफ कूल फीचर्स दिस फायर। मैंने नया मोबाइल लिया है जिसमें बहुत सारे बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं, और वो मोबाइल बहुत गजब है। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस वर्ड? लेट्स मूव ऑन। अब इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ो। देखो यहाँ हुआ क्या। पहले एक ने बोला हाय हाउ आर यू। सेकंड ने कहा आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। एंड इसका रिप्लाई आया आई एम ऑल्सो गुड, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर इवनिंग। क्या शाम को कहीं तुम्हारा कोई प्लान है? ओके, सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स। फैसल बताओ, या विष्णु बताओ, आप क्या इशू है? हेलो।
हेलो। हाँ विष्णु, कहो आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना है, जो ये फायर वर्ड आप बता रहे हैं इसको हम्म, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आपने बताइए, जो तो सेंटेंसेस आपने दिए थे रियल लाइफ में कैसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो विष्णु हैज ए क्वेश्चन दैट वेयर टू यूज दिस वर्ड फायर। अभी क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी आदमी को ये नहीं बोलोगे तुम बहुत बहुत जबरदस्त जहर गजब लग रहे हो, आप बोलोगे यू आर लुकिंग फायर। एक ये एग्जांपल है। दूसरा, अगर मेरे को कोई चीज बहुत पसंद आई, लेट्स से मेरे को एक मोबाइल बहुत अच्छा लगा और उस मोबाइल के फीचर्स बड़े अच्छे हैं, मैं बोलूंगा दिस मोबाइल इज वंडरफुल, फैंटास्टिक, फेवर ब्लास्टिक। अब ये बड़े वर्ड्स हैं, इनकी जगह अगर मैं बोलूंगा ना दिस मोबाइल इज फायर, तो वो अंडरस्टूड है कि ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। जो भी चीज बहुत ही बेहतरीन हो ना, आपको बहुत अच्छी लगे, बहुत अलग सी लगे, यू कैन यूज द वर्ड फायर फॉर दैट। इशू समझ आया आपको? हाँ जी सर, थैंक यू सर, समझ आ गया। फैसल, यू हैव समथिंग टू आस्क? आपका हैंड रेस्ड है यार। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये जो वर्ड फायर है ना, यू कैन यूज इट फॉर ह्यूमंस एज वेल। अगर मेरे को मेरी वाइफ की तारीफ करनी है, वो बहुत अच्छी लग रही है किसी ड्रेस में, आई यूज यू आर लुकिंग फायर टुनाइट, आप आज रात को बहुत बेहतरीन लग रहे हो। तो अभी इस कॉन्वर्सेशन को देखो, इसमें है, अब इसने इसको पूछा था कि आपके शाम का कोई प्लान है तो आगे इसने कहा नॉट रियली, आई वाज वंडरिंग इफ आई कैन फिनिश माय असाइनमेंट्स। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है, आज सोच रहा हूँ कि मेरी असाइनमेंट्स खत्म हो जाए। अब सेंडर ने इसको क्वेश्चन पूछा है, हैव यू कंप्लीटेड इट, क्या तुमने कंप्लीट की उनको अभी, एंड डू यू वांट एनी हेल्प विद मैथ्स असाइनमेंट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। अब ये अपनी तरफ से दयालु बन रहा है और इसने कहा कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मैथ्स के असाइनमेंट के लिए, मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ हुआ क्या, देखो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूअस चल रही थी और ये कॉन्वर्सेशन बीच में रुक गई बिकॉज जो रिसीवर है, जो ग्रीन टेक्स्ट जिसका है, ग्रीन कलर का टेक्स्ट, उसने मैसेज पढ़ा मगर जवाब नहीं दिया। सो मैसेज वाज रेड एंड मैसेज वाज नॉट रिप्लाइड। ये हम सबके साथ होता है। हम किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं और हम टेक्स्ट मैसेज पे बात कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं करेगा आगे से, हमें ब्लू टिक्स दिख जाएंगी कि उसने देख लिया है, मगर वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं लेफ्ट ऑन रोड। समझे? इसका ये मतलब नहीं कि आपको सड़क पे ही छोड़ दिया जाकर, इसका मतलब है कि आपका मैसेज पढ़ा और उसका रिप्लाई नहीं किया। अब वो मैसेज व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकती है, वो रिटन लेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर वो वर्बल कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है। एज एन एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ है, आप एक दूसरे के सामने बैठकर बात कर रहे हैं अगर, और मैं अपनी वाइफ से कुछ पूछता हूँ एंड शी इज नॉट आंसरिंग टू मी, तो आई यूज दिस फ्रेज दैट यू लेफ्ट मी ऑन द रोड while I was asking you questions. तो ये, just give me 1 second. ओके, सो ये जो है ना लेफ्ट लेफ्ट ऑन रोड, ये फ्रेज इसके लिए यूज होता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अम, इसका मीनिंग है समवन हैज रेड योर मैसेज बट हैजंट रिप्लाइड। तो ये सिचुएशन समझ आई सबको कि कब इसको यूज करना है? इसको हमें यूज करना जब आपका मैसेज या आपकी जो इंफॉर्मेशन है या आप जो कन्वे कर रहे हो वो पढ़ लिया गया हो मगर उसको रिप्लाई नहीं किया गया हो। सो इसका एक एग्जांपल है, आई कांट बिलीव आई वाज लेफ्ट ऑन रोड व्हाइल वी वर डिस्कसिंग असाइनमेंट्स। जो इसके साथ अभी हुआ, ये असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसको बीच में ही छोड़ दिया, इसकी बात पढ़ी उसने, इसका मैसेज पढ़ा और उसको रिप्लाई नहीं किया। सेकंड है, माय पार्टनर ऑलवेज लीव्स मी ऑन रोड, शी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली। मेरी पार्टनर जो है वो मुझे रास्ते में ही छोड़ देती है, मेरी बात सुनकर अनसुना कर देती है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो आगे पीछे उसका दिमाग चला जाता है जल्दी से। एंड द थर्ड इज लीविंग समवन ऑन रोड इज नॉट गुड थिंग। किसी की बात सुनकर अनसुनी करना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली व्हेन दैट समवन इज योर बॉस। स्पेशली जब वो आदमी आपका बॉस, बॉस की तो कभी नहीं करनी चाहिए। तो एनीवन हैज एनी डाउट
फॉर दिस फ्रेज लेफ्ट ऑन रोड क्या है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। आज ये सेशन हम छोटा ही रखेंगे। तो कमिंग टू द सेक्शन ऑफ बिजनेस इंग्लिश एंड स्ट्रक्चरिंग आंसर्स, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट वाले सेशन से काफी रिलेट करेगा, तो आज भी एक इंटरव्यू चल रहा है, वही ये है अपना स्मिथ एंड आई थिंक आना है, जिसका सबसे बेसिक जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, इसको कैसे आंसर करना है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर सबसे पहले पूछा जाता है। आपकी जो फॉर्मल हेलो हाय या कम इन, प्लीज सिट डाउन, हैव ए सीट, ये हैंडशेक वगैरह के बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है। और ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता कि सामने वाला बंदा आपके बारे में जानना चाहता है। देखो, आपको एचआर बुलाए या मैनेजर बुलाए या आपका टेक्निकल टेक लीड बुलाए या आपको डायरेक्टर इंटरव्यू ले आपका, उसके पास आपका रिज्यूमे ऑलरेडी होता है, उसको आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। फिर भी वो आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ से वो तीन चीजें देखता है। पहली चीज, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है। यहाँ से उसको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि क्या ये वाकई इसने अपना रिज्यूमे खुद लिखा है, या फिर इसने जो रिज्यूमे बनवाया है कहीं से, या फिर इस ये जो क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस ये अपने आप कितना जानता है कि वाकई इसने जो रिज्यूमे में लिखी है ये सारी बातें सच्ची है या नहीं। क्योंकि अगर झूठ बोलेगा तो अटक जाएगा बोलने में, सच बोलने में आपको एक चीज याद नहीं रखनी पड़ती। तो पहली चीज तो ये है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा। दूसरी चीज है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप कितने अच्छे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। कई सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पहुंच चुके होते हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम होता। उनसे पूछो सर ये काम कैसे करना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू कैन, I mean, you can be a good technical guy, but it may be possible that you are not able to introduce yourself, or you are not able to express or explain yourself to somebody. तो वो चीज हम आज सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर गाय इज आस्किंग। तो देखते हैं हम इंटरव्यू कैसे चलता है आज। फिर से पॉल है। पॉल सेज हेलो, आई एम पॉल, मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, प्लीज कम इन। अब पॉल मैनेजर है, पॉल ने कहा कि मैं मैनेजर हूँ XYZ कंपनी का, आप आ जाइए, अंदर आ जाइए। और एना ने कहा इट्स एना। अंदर आते टाइम उसने बता दिया कि मैं एना हूँ। और हैंडशेक हुआ, सब बैठ गए, सब कुछ हो गया, हेलो हाय फॉर्मल सब हो गया। और उसके बाद पॉल ने कहा थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया आप आए। आई हैव गॉट योर CV, मेरे पास आपका करिकुलम विटे है, CV है, रिज्यूमे है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉल ने उससे क्वेश्चन पूछ ही लिया कि अपने बारे में बताओ मुझे। मैंने कहा ना, पॉल के पास, देखो, आई हैव गॉट योर CV, अब पॉल के पास तो उसका CV है, पॉल को ऑलरेडी मालूम है उसके बारे में। फिर भी वो पूछ रहा है उसको कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, एना की, एना का कॉन्फिडेंस देखेगा, और देखेगा कि वाकई में इसने वो सारा काम खुद किया है जो ये बता रही है, या ये कहीं पे झूठ बोल रही है। तो हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। इसका एक और तरीका है, प्लीज हैव ए सीट, प्लीज बैठ जाओ, ये सीट पकड़ लो। आई हैव गॉन थ्रू योर एप्लीकेशन, मैं आपकी एप्लीकेशन से जा चुका हूँ, पूरी अच्छी तरह पढ़ ली है। प्लीज रन मी थ्रू योर रिज्यूमे, आप मुझे बस अपने रिज्यूमे से एक बार गुजार लीजिए, जो जो आपने रिज्यूमे में लिखा मुझे वो बता दीजिए। एक और तरीका है इसको क्वेश्चन को पूछने का, वो है प्लीज गिव मी ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में शॉर्ट में मुझे बताइए। तो एक और है इसका तरीका पूछने का, वो है टेल मी अबाउट योर लास्ट या करंट रोल, स्कोप ऑफ इट एंड योर अचीवमेंट्स। अब एक्चुअली में इसका आंसर भी यही है। ये जो क्वेश्चन है ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसमें आपको बताना है कि आपका करंट रोल या लास्ट रोल क्या था, उसका स्कोप क्या था, क्या आप वहाँ करते थे, और आपकी अचीवमेंट्स क्या। इसका आंसर है ये। तो सबको क्लैरिफिकेशन है कि ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, या इफ एनीवन हैज एनी डाउट अबाउट हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, प्लीज लेट मी नो इन द चैट और रेज योर हैंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी इसका आंसर कैसे बनता है। तो अब ये क्वेश्चन का हमें आइडिया अच्छा खासा हो गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या लेट मी नो
समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर जो है ना, उसके टिपिकल 3 पार्ट्स होते हैं। देखो, पहला पार्ट होता है जिसमें प्योरली आपकी इंट्रोडक्शन है कि आप हो कौन। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, एजुकेशनिस्ट हो, टीचर हो, या आप रेवोल्यूशनिस्ट हो, रिबल हो, आप राइटर हो, ऑथर हो, या आप स्पीकर हो, आप वॉशर हो, ड्राइवर हो, जो कुछ आप हो वो पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बताना है कि आप कौन हो। और पहला पार्ट यूजली या एक सेंटेंस का होता है या 2 सेंटेंस का होता है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज ए प्योर इंट्रोडक्शन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो उसमें बताना क्या है, पहले आपने बताना टेल हिम और हर हु यू आर। आप हो कौन, इंजीनियर, डॉक्टर, ट्रेनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, अलॉन्ग विद योर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। अपनी क्वालिफिकेशन भी बतानी है और एक्सपीरियंस भी बताना है। इसका प्राइम एग्जांपल हम देखते हैं। पहला पार्ट जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी है, आई एम अहमद सरफराज खान, an electrical and new renewable energy resource engineer with 7 years of experience in generating electricity from non-conventional sources of energy। मैं अहमद सरफराज खान हूँ, एक इलेक्ट्रिकल और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर, और जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है बिजली बनाने में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी से। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। मतलब पानी से हम बिजली बनाते हैं अक्सर, मगर मैं पानी से नहीं बनाता, पानी को छोड़ के जो भी है मैं उससे बनाता हूँ। और इसका दूसरा तरीका आंसर करने का कि आप अपना नाम ना बताओ, क्योंकि उसके पास रिज्यूमे है। आप ये जो एंड लगाया ना मैंने, देखो 2 सेंटेंसेस बन गए ना, पहले सेंटेंस में मेरा नाम आया और दूसरे सेंटेंस में मेरा एक्सपीरियंस। और वैसे ही इसका सेकंड आंसर ये बनता है पहले पार्ट का, आई एम एन इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन। कि मैं एक इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर हूँ जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है किसका, डिजाइनिंग का, ऑटोमेटेड एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन का। अब ये छोड़ो, ये क्या होता है ऑटोमेटेड एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन। बस ये समझ लो इसको एक और तरीका आंसर देने का, जैसे अगर मैं टीचर होता, लेट्स सपोज मैं बोलता आई एम अ टीचर विद 6 years of experience teaching English as a second language, ESL. Yeah, I am a doctor with 8 years of experience working as a operation theater specialist. Yeah, anesthesia specialist. I am a lawyer working as a criminal lawyer in the criminal court from the past 5 years. मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम ए ड्राइवर विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग एस्केवेटर्स। हैवी मशीनरी चलाने का मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ड्राइवर। तो पहला पार्ट समझ आया क्या है। पहले पार्ट में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है कि प्योरली आप हो क्या। किसी को कुछ पूछना है पहला पार्ट के बारे में? आई गेस एवरीवन इज क्लियर। सो यहाँ से समझे अबाउट मी, मतलब पहला पार्ट सिर्फ आपके बारे में है, कुछ उसको आप आगे पीछे का नहीं लेना है, कहाँ काम किया कहाँ नहीं। ओके, वी हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट, सो विल गो फास्ट। अब इसका आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 sentences शोइंग योर अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, या आप इस जॉब के लिए आइडल कैंडिडेट क्यों हो। समझ आ गई? दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में या तो 3 सेंटेंसेस यूज करने हैं या 5, आप 10 भी कर सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 आइडल है, आप इसमें काम चला सकते हो। इसका एग्जांपल देखो, माय फर्स्ट जॉब वाज इन Kayako Infotech एज एन इंटीग्रेशन इंजीनियर वेयर आई गॉट a चांस टू पॉलिश माय कोडिंग एंड SCADA स्किल्स। देखो, मैंने ये भी बता दिया कि मेरा पहला जॉब कब कहाँ था और मैं उस जॉब में क्या था और मैंने क्या स्किल लिए। यहाँ से पता लग गया ना कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, और मैं इस नौकरी के लिए आइडल कैंडिडेट क्यों हूँ। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी को जरूर पढ़ना और अपना रिज्यूमे और अपनी तैयारी उस जेडी के अकॉर्डिंगली करना। सेकेंड लाइन, दिस कंपनी relocated in 2015 and I had to leave that job। ये 2015 में कंपनी कहीं चली गई इस वक्त और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। I joined HCL in February 2016। मैंने फेब 2016 में HCL ज्वाइन किया एज अ सीनियर एनालिस्ट। देयर आई ट्रेंड 60 कोर इंजीनियर्स फॉर स्टेपल्स एंड एंग्लो अमेरिकन प्रोजेक्ट। दे आर स्टिल माई क्लाइंट्स। मैंने अपना काम भी बता दिया, ये भी बता दिया कि मेरे पास एक वैलिड रीजन था दूसरी नौकरी छोड़ पहली नौकरी छोड़ने का, और दूसरी नौकरी में आते ही मैंने क्या किया। मैंने 60 कोर इंजीनियर ट्रेन किए
स्टेपल्स और एंग्लो अमेरिकन नाम का प्रोजेक्ट है उसमें, और वो इंजीनियर्स आज भी मेरे क्लाइंट है, मतलब वो आज भी मेरे साथ टच में है। और थर्ड मैंने बताया, आई गॉट मैरिड इन 2017, ये मैंने एक रीजन दिया है कि अपनी दूसरी नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, एंड आई नीड मोर मनी टू मीट अप माई एक्सपेंसेस, और मुझे पैसे ज्यादा चाहिए थे अपने एक्सपेंसेस मीट, अपना खर्चा चलाने के लिए। सो आई जॉइंड सेलेस्टियल सिस्टम्स एंड वर्क देयर एज ए डेवलपमेंट engineer on technologies such as PLS, integrated circuits, paper circuits, modular connections. तो यहाँ पर ये जो तीन आंसर दिए ना मैंने, इनमें मैंने बता दिया कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और मेरे को क्या क्या आता है। ये आंसर सुन के सामने वाला समझ सकता है कि मुझे क्या क्या आता है। और फाइनल जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने दो ही चीजें, दो में से एक चीज बतानी है, या ये बतानी है कि आपकी नौकरी क्यों चाहिए, या फिर आपने ये बताना है कि आपके नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, पहली नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। देखो, मैंने पहली नौकरी क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैंने उसमें सेकंड पार्ट में बता दिया कि भाई मैंने पहली नौकरी क्यों छोड़ी। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि मुझे ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए। और एक टिप है कि अपनी पुरानी कंपनीज, जॉब वीजा, कलीग्स के बारे में कुछ नेगेटिव, इसका रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है इसका। अगर मैं अपनी पुरानी कंपनी से खुश नहीं हूँ तो मेरे को तो नई कंपनी में भी सेम सिचुएशन मिल सकती है ना। तो सामने वाले को क्या गारंटी है कि मैं नई 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 कंपनी में भी आकर सेटल करूंगा को, या एस्टैब्लिश करूंगा। तो फाइनल आंसर क्या दूंगा मैं इसके, जो थर्ड पार्ट है, सेलेस्टियल वाज वंडरफुल, सेलेस्टियल बहुत बेहतरीन थी, एंड आई यूज्ड टू गेट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एस्टिमेशन पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और मेरे को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन मिलता था, डॉक्यूमेंटेशन मतलब लिखत पढ़त का जो काम था और एस्टिमेशन का काम था वो मैं घर से ही। तो एक इंजीनियर को और क्या चाहिए, उसको ऑफिस में जाना। आई ओनली हैड टू कम इन ऑफिस फॉर रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन पर्पस, मेरे को सिर्फ रिसर्च और एग्जीक्यूशन के लिए ऑफिस आना पड़ता था। हाउएवर, अब यहाँ पर रीजन आता है कि मैं वो कंपनी क्यों छोड़ना चाहता हूँ और आपकी ये वाली नौकरी मुझे क्यों मिलनी चाहिए, इस नौकरी में क्यों लूँ। हाउएवर माय सन टर्न्ड 2 दिस ईयर एंड आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू मीट हिज एक्सपेंसेस। हालांकि हाउएवर, जबकि मेरा बेटा जो है वो 2 साल का हो गया इस साल, वो 2 साल का हो गया है और मुझे उसका खर्चा चलाना है। That is why I am looking for a long-term relationship with some company and looking to settle as in next 2-3 years he will be going to the school। और इसीलिए मेरे को, मेरा बेटा 2 साल का हो गया, उसका खर्चा बढ़ गया, मुझे वो खर्चा चलाना है। इसीलिए मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जो मेरे, जिसके साथ मैं लंबे टाइम तक टिका रह सकूँ और सेटल हो जाऊँ, क्योंकि अगले 2-3 साल में मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू कर देगा। अब ये जो रीजन है ना, ये ऑनेस्ट रीजन है, ऑनेस्ट मतलब वैलिड एकदम। और आपको जो भी रीजन देना वो वैलिड और ऑनेस्ट होना चाहिए। ये तो हवा में बातें होती हैं कि योर कंपनी विल गिव मी ए प्लेटफॉर्म टू सर्व दिस कंट्री बेटर एंड टू गेट माय स्किल सेट अपग्रेडेड। भाई अगर आपको अपने स्किल सेट बढ़ाने हैं तो वो ज्वाइन ए कोर्स। कंपनी वाले यही दिमाग में रखते हैं, वो बोलते नहीं है आपको मुंह पर, मगर आपकी रिजेक्शन इसी पे होती है। अगर कोई बंदा ये बोलता ना किसी कंपनी में जाकर, या किसी एचआर को ये कहता ना कि योर कंपनी विल गिव मी ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू पॉलिश माय स्किल्स, वो एचआर सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने थोड़ी आ रही है, तो सीखने आ रहा है, सीख तो ये बाहर भी सकता है, इसको सीखना ही बाहर जाकर कोर्स करे, यहाँ क्यों आए। तो आपने ये बताना होता है कि वो कंपनी मुझे क्यों हायर करे। तो हम इस पूरे आंसर को एक बार देखते हैं कि इसको कैसे देना है। सेम वही क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब शुरू में करूंगा, आई एम एन इलेक्ट्रिकल एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर with 7 years of experience in designing of automated energy efficient constructions। देखो मैं तेज तेज बोलूंगा बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास अभी। Second is my first job was in Kayako Infotech as an integrated engineer where I got a chance to polish my coding and SCADA skills. The company relocated in 2015 and I had to leave that job. I joined HCL in February 2016 and worked as a senior analyst. There I trained 64 engineers from the Staples and Anglo-American projects. They are still my clients. I got married in 2017 and I need more money to meet up my expenses, so I joined Celestial Systems and worked there as a development engineer on technologies such as PLS, integrated circuits, paper circuit, modular connections. Celestial was wonderful and I used to work from home. I used to get options of work from home for documentation and estimation purposes of project. I only had to come to office for research and execution purpose. However, my son turned to this year and I had to look forward to meet up his expenses. That is why I'm looking for a long-term relationship with some company and looking to settle as in the next 2-3 years he will be going to school.
तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है स्टेप बाय स्टेप कि मैं कौन, जब कोई पूछता है ना अपने बारे में बताओ, तो उसको सबसे पहले बताना है कि आप कौन हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, या आप फ्रेशर हो, आपने क्या किया कॉलेज में, फिर अपने बारे में बताओ, अपना पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्यों जॉब्स चेंज किए, और फिर एंड में ये बताओ कि ये नौकरी आपको क्यों मिलनी चाहिए, या फिर आप अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ दें। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। वी शैल कंटिन्यू इट नेक्स्ट सेक्शन। बट मेरे को ये बता दो, इफ एनीवन हैज एनी डाउट रेज हिज हैंड, और जस्ट चैट में लिख लो, सो दैट आई कैन नो एंड आई विल प्रिपेयर द नेक्स्ट सेशन अकॉर्डिंगली। आज इतना ही रखेंगे। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स और any question or any query. Okay, everything is clear. So thank you guys. You have been a wonderful audience. Um, let's meet on the next session. Bye bye.